हे गाइस, हियर है हर्षिता। वेलकम बैक टू डांस क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इंग्लिश ग्रामर कवर कर रहे हैं 10th क्लास का। तो आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत इजीएस्ट चैप्टर है आपका, जो आपको नंबर प्रोवाइड कराएगा एग्जैक्टली। तो बताए, अब हम चैप्टर का नाम पढ़ लेते हैं। क्या है? रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस। अब रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस होता क्या है ना? रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस होता क्या है? तो जैसे कि हमें कोई भी सेंटेंस दे दिया गया, ठीक है। अब हमें क्या है, उसको एक उल्टे सीधे फॉर्म में हमें दे दिया जाएगा, ठीक है। अब हमसे क्या, उसको सीक्वेंस से फ्रेम करना पड़ेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस। जैसे कि आप अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझो, जैसे लिखा मैंने, राहुल गोइंग टू इज मार्केट। अब देखो, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें कि आपको ऐसा क्या, एक क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, ठीक है। आपने देखा एमसीक्यू में एक क्वेश्चन बना हुआ रहा और उसके 4 ऑप्शन है। अब आप क्या देखोगे कि राहुल गोइंग टू इज मार्केट, ये क्या दे रखा है, ये कैसे सेंटेंस दे रखा है। तो जब भी हमें इस तरीके के सेंटेंस देखने को मिलते हैं और जो एक सिक्वेंस में ना होकर, इसका सिक्वेंस क्या होता है भाई? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कॉन्सेप्ट क्या होता है किसी भी सेंटेंस का? अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? ये रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तभी तो उसका मीन निकलता है। तो अब रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस का मतलब ही यही है कि आपको कोई भी सेंटेंस दे दिया गया, टुकड़ों में दे दिया गया है ना। आप बात को समझो कि कोई भी चीज दे दी गई आपको, वर्ड टू वर्ड दे दी गई। अब हमें वर्ड का एक ग्रुप है, ये ग्रुप ऑफ द वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अब आपके पास क्या है? एक ग्रुप है किसका? वर्ड्स का। अब हमें क्या करना है, इसमें से जो सही सही मेन, मतलब जैसे कि अब जो ऑर्डरिंग होती है ना, कि हाँ पहले ये आएगा फिर ये आएगा, इस तरीके से हम देखेंगे कि अब पहले कौन सा आएगा इसमें से, है ना, कौन सा वर्ड पहले आएगा। तो जैसे कि अगर हम देखें, सब्जेक्ट आएगा पहले। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या होता है? जब भी हम किसी पर क्या वर्क कर रहे होते हैं, जो कोई भी काम कर रहा होता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अगर हम सब्जेक्ट फाइंड करें इसमें से, तो सब्जेक्ट क्या है भाई? राहुल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं राहुल, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब। अब वर्ब क्या है इसमें से? अब देखो, वर्ब भी 2 टाइप्स की होती है, एक तो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो उसमें हेल्पिंग वर्ब में दे रखे इज। तो पहले सीक्वेंस हमारा क्या हो गया? 1 राहुल हो गया, 2 क्या हो गया? वर्ब इज। तो ये आ गया आपका इज। उसके बाद क्या आएगा भाई? इसके बाद आएगी मेन वर्ब, ठीक है। एक होती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आती है आपकी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है आपकी? गोइंग। तो यहाँ से हम गोइंग लिख लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या? एक तो प्रीपोजिशन बची, एक हमारा पे क्या बचा? दिस इज ऑल्सो नाउन। और क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है। तो हम ऑब्जेक्ट से पहले किसका यूज करते हैं? प्रीपोजिशन का। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? टू मार्केट, ठीक है। तो रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस आपको समझ में आया होता क्या है? आपको किसी भी सीक्वेंस में वर्ड, मतलब एक ग्रुप दे देंगे आपको वर्ड्स का, और उसमें स्लैश लगा देंगे। फिर हमें क्या करना है? उसको रीअरेंज करना है कि कौन सा वर्ड्स पहले आएगा, है ना। और किस कॉन्सेप्ट से करेंगे हम? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के। जो जो हम सेंटेंस बनाते हैं उसी फ्रेम में, तो उसी को तो हम फ्रेम करेंगे ना। कोई भी सेंटेंस आपको टुकड़ों में दे रखा है, फिर हमें दे दिया गया कि हमें क्या करना है? इसको फ्रेम करना है, ठीक है। तो हम कैसे फ्रेम करेंगे इसको? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करेंगे? इसको फ्रेम करेंगे किसी भी सेंटेंस को। तो उसको क्या बोलते हैं? रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस बोलते हैं। और एक और इसका मेन रहता है आपका, क्या रहता है कि आप अगर आपने कोई भी सेंटेंस बनाया तो उसका एक मीन निकलना चाहिए। तो इसमें मीन जब हम देखते हैं, राहुल इज गोइंग टू मार्केट, के राहुल कहाँ जा रहा है? मार्केट में जा रहा है। तो हाँ, इसका मीन निकल रहा है। तो बेसिकली अगर आपके सेंटेंस से मीन निकल रहा है तो आपका सेंटेंस क्या करेक्ट है। इसको बोलते हैं हम रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस। आई होप आपको रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस का मतलब समझ में आएगा होता क्या है, कैसे आएगा, और हमें मैनेज कैसे करना, और मतलब उसको लिखना कैसे है, ठीक है। अब इसका भी कॉन्सेप्ट होता है भाई, क्या होता है? आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम? देखो, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब भी हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं, हमारा फ्रेम क्या रहता है, स्ट्रक्चर क्या रहता है भाई किसी भी सेंटेंस को बनाने का? वो यही रहता है, पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, तभी तो सेंटेंस कंप्लीट होता है ना, तभी तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। तो यही स्ट्रक्चर हमें इसमें फॉलो करना है। अगर इसमें देखो, अगर आपको ऐसे वर्ड टू वर्ड दे रखा है, ग्रुप दे रखा है कोई भी वर्ड्स का, अगर हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सा है ना। और भी चीजें होती हैं, प्रीपोजिशंस होते हैं, कंजक्शंस होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, ये भी हम मैटर करते हैं इसमें बहुत ज्यादा। वो कंफ्यूज करने के लिए होता है, पर हमें पता होना चाहिए कि हमें प्रीपोजिशन कहाँ लगानी है, आर्टिकल्स कहाँ यूज करने हैं, ठीक है।
और कंजक्शन का यूज करना है। तो जैसे कि अब देखो हम अगर हम क्लूज पे जाएं तो पे अटेंशन टू दी आर्टिकल्स। अब आर्टिकल आपके स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस के, और मिड में भी आ सकते हैं, तो हमें इस पे भी ध्यान देना है। कंजक्शन पे ध्यान देना है। कंजक्शन का क्या मतलब होता है, दो क्लॉजेस को क्या जोड़ना, वो कंजक्शन का है। आपको पता है, आपने कंजक्शन पढ़ रखे हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है आपका ऑब्जेक्ट से पहले यूज होता है, बिफोर दी ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं, ठीक है। अब हम देखें कि जो कॉन्सेप्ट रहता है हमारा रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस का, वो रहता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी अगर हम सेंटेंस अगर बना रहे हैं तो उनका स्ट्रक्चर यही रहता है, हमें जो सेंटेंस फ्रेम करना है वो हमें इसी तरीके से क्या फ्रेम करना है। अब सब्जेक्ट में क्या आएगा, आपका नाउन रहता है, ठीक है, प्रोनाउन रहता है, आर्टिकल, ठीक है, पार्टिसिपल से भी स्टार्ट हो सकता है आपका, देयर से भी कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। देयर इज अ गर्ल, है ना, किसी भी हम किसी भी प्लेस को किसी भी पर्सन को इंडिकेट कर सकते हैं देयर से, ठीक है। और आपका रहता है दिस दैट दीज दोस, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारे क्या क्या हो सकते हैं हमने पढ़ा, नाउन भी हो सकता है, नाउन सब्जेक्ट होता है, प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, आर्टिकल भी हो सकते हैं, स्टार्टिंग में आ सकते हैं आर्टिकल सब्जेक्ट के रूप में, है ना, पार्टिसिपल्स आ सकते हैं, और देयर है, दिस दैट दीज दोस, हम इन सबको क्या मानेंगे, सब्जेक्ट मानेंगे, ठीक है। अब वर्ब में क्या होता है, वर्ब में भाई इसमें मतलब तीन टाइप्स की वर्ब होती हैं। एक होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, एक होता है मॉडल, एक होता है आपका आर। ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। वॉज वर्ब हो गया आपका, हैज, हैव, हैड, डिड, तो ये क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हम पहले हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, और मॉडल्स वर्ब क्या होती है आपकी, शुड, कुड, वुड, मे, मस्ट, ये क्या होती है हमारी मॉडल्स। अब आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है, जो एक्शन वर्ब होती है, जैसे रहना, उठना, नहाना, धोना, जाना, ये सारी चीज क्या है, ये मेन वर्ब होती है। उसके बाद क्या मेन वर्ब देखेंगे, फिर आता है आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, वो होता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या कॉन्सेप्ट देखा। अब हम देखेंगे क्या, मतलब अब इसको क्वेश्चन से क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट को, है ना। कॉन्सेप्ट आपका इतना सही है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजीएस्ट चैप्टर है आपके लिए। आपको बस सेंटेंस को क्या करना है, एक फ्रेम में लगाना है, बस सारी चीजें आपको दी गई हैं। अगर आपके पास सारी चीजें होंगी तो आप क्या अरेंज नहीं कर पाओगे क्या सेंटेंस में, ऑफ कोर्स कर सकते हो ना। तो आपको सही सीक्वेंस में फ्रेम करना है सेंटेंस को, उसी को क्या बोलते हैं, रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस बोलते हैं। अब हम क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन से क्लियर करेंगे सारी चीजें, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, वी अदर्स एट नॉट लाफ शुड। अब इसका मीन क्या निकल रहा है, पहले हम मीन पे फोकस करेंगे कि हाँ उसका मीन क्या हो सकता है। तो मीन इसमें हो सकता है, वी अदर्स एट नॉट लाफ शुड, दैट इज मीन कि हमें नहीं, मतलब हमारे जो एल्डर्स है, मतलब जो अदर्स लोग हैं उन पे हमें नहीं हंसना चाहिए, ऐसा इसका मीन निकल रहा है ना। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, अगर हमें फ्रेम करना है सेंटेंस, तो कैसे करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। अब अगर ऑप्शन से क्लियर देखो, अगर ऑप्शन से जाओगे तो आपका टाइम जो है बहुत ज्यादा मतलब नहीं लगेगा इन चीजों में। अगर हम ऑप्शन से क्लियर करें तो बहुत जल्दी हम क्या क्वेश्चन को बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए, तो लाफ, लाफ क्या है, एक वर्ब, तो क्या वर्ब से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो ये ऑप्शन हमारा गया, पहला ऑप्शन गया, ठीक है। अगर हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें, एट अदर्स, अगर हम फर्स्ट वर्ड की ही बात करें, फर्स्ट वर्ड से हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये हम ले सकते हैं, इसको कंसीडर कर सकते हैं आंसर या नहीं। अगर एट क्या है, हमारा एक प्रीपोजिशन है, एट क्या है, एक प्रीपोजिशन है, तो क्या कभी भी कोई सेंटेंस प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये हमारा ऑप्शन गया, सेकंड ऑप्शन भी गया हमारा, ठीक है। सी की बात करें, ऑप्शन सी की, तो वी, वी क्या है, एक प्रोनाउन है, तो वी मतलब हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट इसको, तो हम पहले सी पर जाएंगे। और अगर हम डी की भी बात करें तो डी क्या, शुड है, क्या कभी मॉडल वर्ब से स्टार्ट हो सकता है, अगर इंटेरोगेटिव है तो हो सकता है, बट कंसीडर करेंगे हम इसमें। तो वी, अगर हम सी को कंसीडर करें उसके बाद हम डी देख लेंगे, ठीक है।
सी को अगर हम कंसिडर करते हैं वी शुड, तो सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है। शुड क्या है, हमारी मॉडल वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये मॉडल वर्ब है। नॉट अगर नेगेटिव है तो मॉडल वर्ब के बाद ही नॉट आएगा, तो ये भी सीक्वेंस सही चल रहा है अभी। लास्ट की बात करें तो आपका मेन वर्ब आ गया, एट की बात करें प्रीपोजिशन आ गया, अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो अदर्स आ गया। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसमें क्या मैच हो रहा है ना। अब अगर हम इसका कॉन्सेप्ट लगाए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का, तो इसमें लग रहा है वो कॉन्सेप्ट। और ये इसका जो अगर हम मीनिंग की बात करें कि वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, तो ये बिल्कुल इसका मीन भी सही निकल रहा है कि हमें क्या दूसरों पर हंसना नहीं चाहिए। तो सी विल बी द राइट आंसर। क्या होगा आपका, सी इसका सही आंसर होगा। तो आपको समझ में आया हमें किस तरीके से ऑप्शन वाइज, ऑप्शन से अगर हम करना चाहें, ऑप्शन से बहुत जल्दी होगा क्योंकि इसमें टाइम बचेगा आपका, ठीक है। ऑप्शन से हम सारे क्या देखेंगे क्योंकि आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। सेकंड की बात कर लेते हैं, बिहेवियर गॉट आई हिज एट एंग्री। अगर हम इसकी बात करें तो इसका मीन क्या निकल रहा है, इसमें कुछ अगर हम बात कर लेते हैं इसकी ऑप्शंस की, तो आई क्या है भाई, आई प्रोनाउन है, तो हो सकता है हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। ए बी में देखें, बी भी आई है तो बी को भी कंसीडर करेंगे। एंग्री को हम कंसीडर नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज एंग्री क्या है आपकी एक वर्ब है, तो हम वर्ब से क्या स्टार्ट नहीं करेंगे, तो ऑप्शन सी तो गया। यस बिहेवियर ये भी गलत है क्योंकि इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया जो हम इसको आंसर में यस बोल रहे हैं, मतलब ये नहीं आएगा, ठीक है। अगर दोनों की बात करते हैं तो अगर ऑप्शन ए में जाएंगे, आई गॉट एंग्री एट हिज बिहेवियर, तो देखो इसमें गॉट देखा आपने, आई गॉट एंग्री में क्या मुझे गुस्सा आ जाता है उसके किससे, बिहेवियर से। तो ये बिल्कुल सही सीक्वेंस में क्या लगा हुआ है। अगर हम सेकंड की बात करें, आई एंग्री मतलब मैं गुस्सा हो जाता हूँ, बट कभी भी जो गॉट आता है वो वर्ब के साथ आता है ना। आई गॉट लेट इस तरीके से हम बोल रहे हैं कि मैं लेट हो गया, तो जब भी अगर हम गॉट की बात करते हैं तो उसके साथ हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए होती है, ठीक है। हिज एट बिहेवियर, तो ये सी बी ऑप्शन भी गलत है आपका, तो क्या रहेगा आपका, बी विल बी द ए विल बी द राइट आंसर, तो हम ए को कंसिडर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे, वर्क देयर डन विल दे हैव वाई नॉट। अगर हम देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं उसको क्वेश्चन मार्क को, तो क्वेश्चन मार्क यानी कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे यूज होते हैं, या तो WH से स्टार्ट होंगे या फिर कैसे यूज होंगे, हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम जाएं वाई वाई वाई, तो तीनों चारों ही हैं इसमें। वाई ते अगर हमें ये बनाना है, अगर हेल्पिंग वर्ब का नहीं कुछ इसका है WH का है, तो इसमें WH रहेगा, WH वर्ड रहेगा प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, अगर नेगेटिव है, ये नेगेटिव है क्या, बिल्कुल नेगेटिव है, प्लस नॉट नहीं सॉरी इसमें सब्जेक्ट आएगा पहले, सब्जेक्ट प्लस नॉट, इसके बाद क्या प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, अगर वो WH वर्ड से स्टार्ट है तो हम इस तरीके से बनाएंगे, अगर हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है तो हम यहाँ से यहाँ तक का बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि हाँ भाई WH से स्टार्ट है, Y से स्टार्ट है, WH वर्ड है इसमें। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का क्या रहता है आपका स्ट्रक्चर, ये रहता है, अगर हम इसमें फॉलो करें इसको, तो वाई दे, अब इसमें दे आ रहा है तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, सब्जेक्ट नहीं आएगा, हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो पहला गया आपका। सेकंड ऑप्शन में जाए तो वाई विल, तो विल इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हम इसको कंसीडर करेंगे। वाई विल दे सब्जेक्ट भी है, नॉट भी आ रहा है, हैव डन देयर वर्क, ठीक है। अगर हम सी की बात कर लेते हैं, वाई हैव दे नॉट विल डन, तो ये देखो विल तो यहाँ आएगा ही नहीं, ये भी नहीं आएगा आपका, वाई देयर वर्क ये भी नहीं आएगा, तो आप देख रहे हो सर बी विल बी द राइट आंसर। बी क्यों होगा, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट इसमें किसके फॉलो हो रहा है, इसमें फॉलो हो रहा है। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम इस स्ट्रक्चर से बनाते हैं, पहले हमें WH वर्ड चाहिए, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क रहता है। तो वी इसमें देखा हमने कितना इजीली हमने इसको फाइंड कर लिया। जब भी हम आइडेंटिफाई करते हैं बहुत जल्दी इसमें आइडेंटिफाई हो जाता है, रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस है, बहुत इजी चैप्टर है आपके लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, what bond I place is this। तो अगर हम इसकी बात करें, अगर ऑप्शंस पे जाएंगे तो दिस इज द प्लेस, ये वही प्लेस है वेयर जहां आई वॉज बॉर्न,
इसका मीन तो निकल रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं फिर भी वेयर वॉज, देखो वेयर से स्टार्ट होगा ही नहीं, कोई भी सेंटेंस वेयर से स्टार्ट नहीं होगा, तो ये आपका गया। अगर हम सी की बात करें, द प्लेस इज दिस, ये वही प्लेस है। आई वॉज वॉन्ट वेयर, ये गलत है, इसमें ये नहीं आएगा। नेक्स्ट वेयर से तो स्टार्ट होगा ही नहीं, तो हम किस में जाएंगे, हम किसको कंसीडर करेंगे, ऑप्शन ए को कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग निकल रहा है ना, और हम क्या फॉलो भी कर पा रहे हैं उसको, कॉन्सेप्ट को। दिस इज द प्लेस, ये वही प्लेस है। वेयर, अब वेयर क्या है, एक ऐसा कंजक्शन के रूप में यूज हुआ है जो दो क्लॉसेस को क्या कर जोड़ रहा है। वेयर आई वॉज बॉर्न, जहां में क्या पैदा हुआ था, ये वही प्लेस है जहां में पैदा हुआ था। उसने पहले इंडिकेट किया कि ये वही प्लेस है, और फिर जो कंजक्शन है उसने मतलब ये एज अ कंजक्शन के रूप में हमने इसको लिया है वेयर, ठीक है। आई वॉज बॉर्न, तो इसमें हम किसको कंसिडर करेंगे, ऑप्शन ए को कंसिडर करेंगे, तो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्रेट वी हैव शुड पेरेंट्स आर फॉर रिस्पेक्ट। हमें क्या करना है, इसको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे, तो अगर ऑप्शन ए में जाएंगे तो रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट क्या एक सब्जेक्ट बन सकता है क्या, नहीं, तो ये हम क्या ऑप्शन पे इसको हटा देंगे ऑप्शन को, ठीक है। और नेक्स्ट बी पे देखेंगे तो आर पेरेंट्स, तो आर पेरेंट्स बन सकता है आपका सब्जेक्ट, फिर भी हम देखेंगे क्या मीनिंग निकल रहा है इसका, नहीं, देख लेते हैं। आर पेरेंट्स फॉर ग्रेट रिस्पेक्ट हैव वी शुड, तो इसका कोई मीनिंग निकल ही नहीं रहा, तो हम इसमें नहीं जाएंगे। फॉर क्या है, एक प्रीपोजिशन है, तो ये यहाँ से भी गया, क्योंकि फॉर क्या है, एक प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर हम डी ऑप्शन पर जाएं तो वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर पेरेंट्स, तो इसमें क्या है, देखो सब्जेक्ट है, मॉडल वर्ब है, और ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर एल्डर्स में प्रीपोजिशन आ गया और हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, तो हमारा कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। और इसका अगर मीनिंग निकालें तो मीनिंग भी निकल रहा है ना, मीनिंग निकालना, अगर मीन निकल रहा है किसी भी सेंटेंस का, तो वो आपका क्या सही फ्रेम में है, तो उसको हम बोलेंगे रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस। हमने क्या एक ऑर्डर से क्या हमने लगा फ्रेम किया सेंटेंस को स्ट्रक्चर के थ्रू। तो वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट, कि हमें अपनी हमें क्या करना चाहिए, हमें ग्रेट रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, किसके थ्रू, अपने किसके लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। तो इसका मीनिंग भी निकल रहा है, तो डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। लास्ट रेनिंग इट बीन नाइट सिंस, तो अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, इट सब्जेक्ट हो सकता है आपका, ठीक है। इट नाइट इट बीन सिंस नाइट लास्ट हैज रेनिंग, बट इसका क्या कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, ठीक है। इसमें सब वर्ब इधर हो गई है, ऑब्जेक्ट इधर हो गया, मतलब इसमें क्या कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। नेक्स्ट पे देखेंगे हम बी पे, नाइट लास्ट, तो नाइट क्या है भाई, एक ऑब्जेक्ट है, नाइट क्या एक ऑब्जेक्ट है, तो हम इसमें कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो हम बी को कंसिडर नहीं करेंगे। सी को अगर हम देखें तो बीन रेनिंग, तो बीन रेनिंग हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, ये तो हैज बीन हैव बीन के साथ यूज होता है ना, या फिर अगर बीन बीन तो स्टार्ट होगा ही नहीं, बीन से स्टार्ट नहीं होगा, तो ये आपको गलत है, ठीक है। और अगर हम डी को कंसिडर करें तो इट हैज बीन, तो इट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, हैज बीन आपकी वर्ब है, रेनिंग आपकी क्या है, मेन वर्ब सिंस लास्ट नाइट। तो आप अगर आपने टेंस पढ़े होंगे तो उसको आप पहचान पा रहे कौन सा टेंस है, ठीक है। ये आपका क्या है, इसमें हैज बीन का यूज हुआ है, ठीक है, सिंस का भी यूज हुआ है। सिंस फॉर का यूज हम किस में करते हैं, किस सेंटेंस में करते हैं, ये किसका टेंस है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। जब भी उसमें क्या है आपका कंटिन्यूस टाइम, कंटिन्यू चीज आ रही है आपकी, कि कोई भी क्या काम लगातार हो रहा है और इसमें सिंस और फॉर का यूज हो रहा है, तो वो कौन सा टेंस होता है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस रहता है आपका। तो इसमें क्या रहेगा, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, लव माई टू शेयर टॉयज ब्रदर सिल, तो इसमें सब्जेक्ट अगर हम देखें तो माई टॉयज हो सकता है, फिर भी हम पढ़ेंगे आगे, माई टॉयज लव्स टू शेयर हिज ब्रदर, तो भाई टॉयज कैसे शेयर कर सकते हैं, ये तो नहीं हो सकता ना, मतलब निर्जीव चीजों को तो ऐसा कंसीडर नहीं कर सकते ना, क्योंकि माई टॉय अगर इसका मीनिंग निकाले हम, माई टॉयज लव्स, तो क्या मतलब मेरे जो टॉयज है उसको पसंद है, मतलब पसंद है कि अपने भाई के साथ शेयर करना, तो ऐसा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, ये तो ऑप्शन आपका गया। बी देखेंगे हम, ब्रदर लव्स हिज टॉयज टू माई शेयर, ये भी इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, एक सीक्वेंस में नहीं है सेंटेंस को
मतलब जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। अगर हम देखें माई ब्रदर एज अ सब्जेक्ट हम ले सकते हैं इसको, माई ब्रदर क्या एक सब्जेक्ट है। और लव्स देख रहे हो आप, ये पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस को, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब भी हम इसमें एज या ईएस देखेंगे किसी भी वर्ब में, तो कौन सा टेंस रहता है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें माई ब्रदर्स लव्स, ये पास्ट क्या है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। टू शेयर हिज टॉयज, यानी कि ये देखो इसमें वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, और ये बाकी का क्या बचा आपका ऑब्जेक्ट। तो इसमें कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है और उसका मीन भी निकल रहा है कि जो मेरे ब्रदर है, जो मेरा भाई है, उसको क्या पसंद है भाई, उसको लव्स टू शेयर हिज टॉयज, उसको अपने टॉयज को शेयर करना क्या पसंद है। तो और अगर हम टेंस की बात करें तो ये कौन सा टेंस है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें एस और ईएस का यूज होता है, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सी विल बी द राइट आंसर, किसको कंसिडर करेंगे, सी। नेक्स्ट देख लेंगे, शी लॉट अ बुक्स ऑफ बोरोड हैज मी फ्रॉम, बोरोड का मतलब होता है उधार लेना। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें इसमें शी हैज, शी सब्जेक्ट हो सकता है, तो शी हैज फ्रॉम मी, ये गलत हो गया थोड़ा सा, फ्रॉम क्यों आएगा इसके बाद, है ना। इसके बाद हमें क्या चाहिए, देखो शी सब्जेक्ट हो गया, हैज क्या हो गया, वर्ब होगी, फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए। तो मेन वर्ब तो नहीं है, ये एक प्रीपोजिशन है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ से गया। सेकंड देख लेंगे, हैज शी, हैज से स्टार्ट क्यों होगा, ये इंटरोगेटिव तो सेंटेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये गया आपका। सी देखेंगे, शी हैज, देखो शी इसमें सब्जेक्ट है, हैज इसमें वर्ब है, बोरोड इसमें मेन वर्ब है, तो ये फॉलो हो रहा है। शी हैज बोरोड अ लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम मी, वर्क्स नहीं होगा इसमें, बुक्स होगा, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, बुक्स होगा इसमें, बुक्स कर लेना। तो इसमें सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेंगे, संडे ही ईच लेस चर्च टू गोज, इसमें थोड़ा सा लेस क्यों आया इसमें, he eats Sunday goes on to church, इसमें लेस नहीं आएगा, इसमें मिस्टेक हुई है, लेस नहीं है इसमें। ठीक है, अगर हम इसे सब्जेक्ट की बात करें तो ही सब्जेक्ट हो सकता है, वी कंसीडर द सब्जेक्ट, क्योंकि ये प्रोनाउन है आपका ना, ही ईट संडे, तो ये या तो आपका गलत हो गया ना, ये तो आपको क्या ईच कैसे आ सकता है, ईच यहाँ पर आएगा ही नहीं। तो नेक्स्ट अगर बी में देखें तो ही गोज, ही सब्जेक्ट है, गोज आपका क्या है, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, गोज एक वर्ब हो गई, तो ही गोज टू चर्च ऑन ईच संडे। तो देखो यहाँ पे क्या सब्जेक्ट हमने फाइंड किया, आइडेंटिफाई किया, गोज एक वर्ब है, टू एक प्रीपोजिशन है, चर्च क्या एक आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, और क्या फिर ये प्रीपोजिशन आई यहाँ पे ईच संडे, वो हर संडे को कहा जाता है, चर्च जाता है, इसका मीनिंग भी निकल रहा है। तो हमारा क्या रहेगा, बी विल बी द राइट आंसर। हम किसको कंसीडर करेंगे, बी को, और भी देख, सी को भी देख सकते हैं, ऑन ईच संडे चर्च ही गोस, ये नहीं रहेगा, हाँ बी विल बी द राइट आंसर, इसमें बी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट देख लेंगे, फुटबॉल प्ले नॉट बॉयज दीज डू, अब देखें इसमें दीज बॉयज हो सकता है सब्जेक्ट आपका, नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे क्या ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क जब भी होगा तो हम डब्ल्यू एच वर्ड्स को देखेंगे या फिर हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे, तो दिस बॉयज आएगा तो ये तो चला ही गया, ये नहीं रहेगा आपका ऑप्शन में। अगर ऑप्शन बी की बात करें, डू दिस बॉयज नॉट प्ले फुटबॉल, ये हो सकता है आपका, क्योंकि देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब है, दीज बॉय सब्जेक्ट हो गया, फिर नॉट आया, फिर प्ले, सॉरी प्ले होगा इसमें, टाइपिंग मिस्टेक काफी हुई है इसमें, डू दीज बॉयज नॉट प्ले फुटबॉल, तो बीज को हम क्या कंसीडर करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसको फॉलो कर रहा है, और इसका मीनिंग भी निकल रहा है, डू दीज बॉय नॉट प्ले फुटबॉल, क्या ये बच्चे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, है ना, तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, बी विल बी द राइट आंसर। और अगर हम देखो ये तो रहेगा ही नहीं, अगर हम इसकी भी बात करें डू नॉट प्ले, तो ये तो गलत हो गया ना, डू नॉट तो हो ही नहीं सकता ना, अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो पहले हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद क्या लेंगे हम, फिर नॉट लगाएंगे, इसमें डू नॉट पहले लगाते तो ये बी भी गलत रहेगा आपका, तो क्या है आपका, बी विल बी द राइट आंसर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ही लॉट अ मनी मी ऑफ बोरोड फ्रॉम,
अगर हम इसकी भी बात करते हैं तो क्या है, ही देखो सभी में है, ही सब में है आपका, तो सब्जेक्ट बन सकता है। देखेंगे आगे, ही अलॉट, अलॉट क्या होता है भाई, अलॉट अब एक अमाउंट बता रहा है ना, तो अमाउंट को हम स्टार्टिंग में नहीं लेंगे, हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। वर्ब कहाँ है इसमें, तो वो आपका ये गया, क्योंकि इसके सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं है। अगर बी ऑप्शन की बात करें, ही बोरोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी, अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट भी है, ठीक है, वर्ब भी है, अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, अ लॉट ऑफ मनी, फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है, मी, एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या प्रोनाउन दे रखा है, तो ये आपका सही आंसर है, क्योंकि एक सही सीक्वेंस में दिया गया है, कॉन्सेप्ट को भी फॉलो कर रहा है और इसका मीनिंग भी निकल रहा है। ही बोरोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी, उसने मुझसे काफी सारी मनी क्या ली है, उधार ली है। तो हम किसके साथ जाएंगे, बी को, बी ऑप्शन को कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, शुड बी ग्रेट हैव रिस्पेक्ट आर फॉर एल्डर्स, हमने ऐसा कुछ अभी किया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए सारे क्वेश्चन जो वही लिए गए हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। 2000 ये शायद 23 का है आपका क्वेश्चन जो पूछा गया आपके बोर्ड में। तो शुड बी ग्रेट हैव रिस्पेक्ट आर फॉर एल्डर्स, तो क्या है इसमें, एल्डर्स हो सकता है आपका सब्जेक्ट, एल्डर्स बी ग्रेट शुड फॉर हैव रिस्पेक्ट, ये देखो ये गलत है, क्योंकि इसमें कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है। बी ऑप्शन की बात करें, रिस्पेक्ट, देखो रिस्पेक्ट से मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिस्पेक्ट से स्टार्ट नहीं होगा, हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो आर ग्रेट एल्डर्स, आर ग्रेट एल्डर्स फॉर वी, तो इसमें वी सब्जेक्ट है ना, तो वी को फाइंड करते हैं ना, वी कहां पर है आपका, वी ये देखो डी में दे रखा है, वी शुड, ये भी नहीं रहेगा, पर वी सब्जेक्ट है, शुड क्या है, मॉडल वर्ब है, हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आर एल्डर्स, ये आपको ऑब्जेक्ट हो गया, तो डी विल बी द राइट आंसर। सब्जेक्ट फाइंड किया, उसमें सब्जेक्ट भी आइडेंटिफाई कर लिया, वर्ब भी है प्लस ऑब्जेक्ट भी है। नेक्स्ट देखते हैं, द रोड ऑफ ओबे बी रूल्स द मस्ट, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट फाइंड करेंगे तो वी सब्जेक्ट है, तो वी से कितने ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं आपके, 3, तो ए तो आपका गया, ए में सब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये आपका गया यहाँ से। अब हम 3 में से चॉइस करेंगे। अब सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए होता है, वर्ब, वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या इसमें मॉडल वर्ब है, तो हम इसमें अगर गए तो देखो सी भी है और डी भी है, तो आपका बी ऑप्शन भी गया, ठीक है। अब सी अगर ऑप्शन के पास जाएंगे तो वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, तो बिल्कुल सही है ये, है ना, ये फॉलो कर रहा है पूरा स्ट्रक्चर, इसमें वी इसमें सब्जेक्ट है, इसमें मॉडल वर्ब है, ओबे द रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए, रूल्स किसके रूल्स, रोड के रूल्स, है ना। अगर डी की भी बात करें तो वी मस्ट ओबे द, क्या हमें रोड फॉलो करनी चाहिए रूल्स के लिए, नहीं ना, तो अगर मीन निकाले तो मीन इसका सही निकल रहा है, तो सी विल बी द राइट आंसर आपका। हम किसको कंसीडर करेंगे एज ए आंसर, तो सी ऑप्शन को हम कंसीडर करेंगे, वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, इसमें क्या है, मीन भी निकल रहा है और स्ट्रक्चर क्या फॉलो भी हो रहा है, हम फ्रेम कर पा रहे हैं अच्छी तरीके से। नेक्स्ट देख लेंगे, क्रो क्लेवर इज अ वेरी द वर्ड, तब देखो अब ये क्या है, इसमें मैंने बताया था आपको सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, तो सब्जेक्ट इसमें आर्टिकल हो सकता है, तो इसमें आर्टिकल से स्टार्ट हो रहा है आपका, तो द वेरी कोई सेंटेंस हो रहा है क्या, नहीं, द वेरी क्लेवर तो बिल्कुल गलत है आपका, हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं। द क्रो आपका सब्जेक्ट हो सकता है, द क्रो इज अ वेरी क्लेवर वर्ड, बिल्कुल देखो इसमें क्या है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, अ वेरी क्लेवर वर्ड ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। एक वर्ड एक कम्युनिटी को क्या डिफाइन कर रहा है वो क्रो की, कि वो क्रो जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लेवर होते हैं, इसका मीनिंग भी निकल रहा है, द क्रो इज वेरी क्लेवर वर्ड, जो क्रो है वो किस तरीके के वर्ड्स हैं, बहुत क्लेवर हैं, तो वी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सी भी देखे, अगर सी पर जाए तो द वर्ड क्रो, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। अ वर्ड वेरी क्लेवर इज द क्रो, ये भी गलत है आपका, ठीक है, तो वी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, द मॉर्निंग गुड टू अर्ली इट इज गेट अप इन, तो उसमें अगर हम ऑप्शन बाय ऑप्शन देखें तो इट क्या है, सभी में सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर हम ए ऑप्शन पे जाते हैं, इट इज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग गुड, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग गुड, तो ये गुड आपका एडजेक्टिव लास्ट में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। बी अगर हम कंसीडर करें तो इट इज टू गुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यस ये हो सकता है। सी भी अगर हम सी की बात करें, इट इज अर्ली टू गेट अप इन द मॉर्निंग गुड, तो गुड एडजेक्टिव लास्ट में नहीं आएगा, इट इज गुड
टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इट इज गुड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखो ये ठीक रहेगा आपका, क्योंकि इसमें क्या है, आपका सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर आपका एडजेक्टिव है, फिर प्रीपोजिशन है, फिर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। तो डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, हम बी को नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, टू जो दे रखा है प्रीपोजिशन किसके बाद दे रखा है, वर्ब के बाद दे रखा है। ठीक है, तो इसमें हम जाएंगे डी विल बी द राइट आंसर। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस पूरी तरह से वर्ड टू वर्ड समझ में आया होगा कि होता क्या है ना, उसको करना कैसे है। बहुत इजीएस्ट चैप्टर था आपके लिए ये, है ना। आप आई होप आप चैप्टर को मतलब अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप एग्जाम में क्या इसको फोड़ कर आओगे कि हाँ भाई ये मेरा क्लियर है चैप्टर, मैं इसको क्या करके ही आऊंगा। बहुत मतलब बहुत ज्यादा इसकी बड़ी वीडियो नहीं होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत इजीएस्ट चैप्टर है। इसमें बस हमने कॉन्सेप्ट देखना है, कॉन्सेप्ट फॉलो कर लिया, स्ट्रक्चर देखना है और उसको हमें फ्रेम करना है। सारी चीजें अगर हमें दी गई है तो हम फ्रेम कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारी टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।